हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो PYQ की सीरीज़ जो है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग जो है, चूँकि हम लोग बिहार SSC का भी PYQ और बिहार दरोगा का PYQ उसको कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर को कर रहे हैं, पिछले साल के पूछे गए प्रश्न को कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में जो हम लोग है 9 दिसंबर 2018 जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका क्वेश्चन को, उसके सामाजिक अध्ययन जो जनरल स्टडीज़ है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 50 to 55 क्वेश्चन रहता है। देखिए इसमें जनरल, जैसा आपको पहले भी सारे वीडियोज में मैंने मेंशन कर ही दिया है कि जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन रहते हैं और 25 जो है वो साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन साइंस के भी इसमें आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो खैर ये आप बस ध्यान में रखेंगे, 50 to 55 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे PYQs के वीडियो जो है अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैनल पर, आप लोग जाकर के जरूर देखिए जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। और देखिए जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे बस यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, है ना। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जो है वीडियो बनाने का, या फिर है ना कि जो ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ में मैंने जो है आपका जो डिटेल क्लास की सीरीज़ है उसको भी शुरू कर दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। स्टैटिक की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उधर पॉलिटी आपका चल रहा है, बहुत जल्दी बाकी क्लासेस भी इस पर स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, अपने आइडियाज शेयर करिए। चलिए बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। अब ये तो बहुत फेमस युद्ध है, पानीपत की लड़ाई बहुत फेमस है। तीसरी कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी, है ना, 1761 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में, है ना। हम सब जानते हैं किसके बीच लड़ी गई थी। तो 1761 में ये सदाशिव राव, है ना, जो मराठा थे, सदाशिव राव और किसके बीच लड़ी गई थी, है ना, सदाशिव राव और किसके, है ना। तो वो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानी रूलर था, है ना। तो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें आप और क्या ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। देखिए पानीपत की ये तो तीसरी लड़ाई है, तो पानीपत की इसका मतलब है कि वो पहली और दूसरी भी लड़ाई हुई होगी। तो पहली लड़ाई कब हुई थी? तो अगर हम पानीपत की बात करें, ठीक है, पानीपत, है ना, की बात करें तो इसकी जो पहली लड़ाई है ना, पानीपत की पहली जो लड़ाई है और दूसरी, ठीक है, ये दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तीसरा तो पूछा ही जाता है। देखिए पहली लड़ी गई थी कब? 1526 में। दूसरी कब लड़ी गई थी? 1556 में। पहली किसके बीच लड़ी गई थी? तो वो था आपका इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी और किसके? बाबर के बीच, है ना, और बाबर के बीच, है ना। और यहीं से मुगल सल्तनत, जो मुगल डायनेस्टी है, उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और दूसरी लड़ी गई थी किसके बीच? तो ये अकबर और हेमू के बीच, है ना, अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। कहा जाता है यहां से अकबर का शासन शुरू हुआ, यहां से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई, मुगल शासन शुरू हुआ, ठीक है। और ये तो आप जान ही रहे, ठीक है। तो ये आपका पानीपत का युद्ध है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या आप नोट का सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड करिए और आप उसमें नोट्स ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर है। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, ठीक है। देखिए लोकपाल की स्थापना जो सबसे पहली बार की गई थी वो 1809 में की गई थी। कहां पर किया गया था? इसकी शुरुआत स्वीडन से माना जाता है ना। देखिए लोकपाल की अगर बात करें, ठीक है, मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, लोकपाल यही, है ना, लोकपाल जो है, लोकपाल को आप लोग, है ना, लोकपाल की अगर मैं बात करूं, इसका एक जो इंग्लिश वर्ड बेसिकली कहिए, एक्चुअली में वो स्वीडिश वर्ड है और उसको हम लोग, वो क्या है, वो है एम्बुड्समैन, है ना, एम्बुड्समैन, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्बुड्समैन, ठीक है। ये एक स्वीडिश शब्द है। तो अब इसकी शुरुआत जो है वो स्वीडन से 1809 ईस्वी में हुई, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, लोकपाल क्यों बनाया गया? भारत में आपने लोकपाल को लेकर के आंदोलन देखा होगा, खास करके आपने 2013 में अन्ना हजारे, 2013-14 के समय अन्ना हजारे के आंदोलन को आपने देखा होगा। वो लोकपाल को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उससे पहले भी लोकपाल को लेकर के आंदोलन चल रहा था। देखिए लोकपाल बेसिकली क्या होता है कि जितने भी, देखिए, जो उच्च
स्तरीय मंत्री हैं, ठीक है, या फिर उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है, उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है उसको नियंत्रित करने के लिए ये बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, वो उसको हम लोग लोकपाल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे एक सवाल पूछ ले कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम जो है वो कब आया था, वो 2014 में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि भारत में, है ना, लोकपाल की अगर मैं बात करूं, लोकपाल, है ना, एवं लोकायुक्त अधिनियम, ये भी पूछा जा सकता है। लोकायुक्त अधिनियम जो है, ठीक है, ये अधिनियम ये आया था, अधिनियम ये आपका कब आया था? ये 2014 में आया था, है ना, 2014 में। कब आया था? 2014 में, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोकपाल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये हुई थी स्वीडन से, 1809 ईस्वी में हुई। इसका जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, वो एम्बुड्समैन है। ये एक्चुअल में तो स्वीडिश वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में भी ये यूज होता है। बात समझ में आ रही है? और इसका कार्य क्या है? तो मंत्रियों और उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उसकी बेसिकली उसको नियंत्रित करने के लिए ये एक बॉडी बनाई गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा, है ना, थर्ड। तो थर्ड क्या है? कह रहा है कि बिहार में जो है वो आपका रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। ये कहां पर बनाया गया था? ये बनाया गया था छपड़ा, है ना। आपने छपड़ा, या आपने बहुत लोग छपड़ा सुने होंगे, और नहीं सुनेंगे तो आपने सारण सुना होगा। सारण छपड़ा वो एक ही है, ठीक है। तो छपड़ा सारण में जो है बेसिकली, ठीक है, ये बनाया गया था। ये कब स्थापना हुई थी इसकी? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये 2008 में, ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना हुई। रेलवे पहिया बनाने का ये कारखाना है। बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए रहेगा, बिहार एसएससी में पूछा गया, बिहार दरोगा में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। आपको पता है कि ये जो अलग अलग मापक होता है या मापक यंत्र होता है, ठीक है, मेजरमेंट स्केल जो होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये आप, जैसा मैंने कहा कि साइंस के क्वेश्चन भी कुछ आपको इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये रिएक्टर स्केल हो गया। रिएक्टर स्केल का आविष्कार कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? है ना, 1935 में हुआ था। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाथी परियोजना आरंभ की गई थी। मैंने, है ना, प्रीवियस वीडियोस में, है ना, पीवाईक्यू के दूसरे डिस्कशन वीडियो में मैंने इसको बताया भी था। देखिए इसकी शुरुआत अगर बात करें, जैसे अपने प्रोजेक्ट टाइगर क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड बिहार एसएससी का ही पूछा गया क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। वहां पे मैंने प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताया था, हाथी परियोजना के बारे में बताया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1991-92 में आया था। कब आया था? 1991-92 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। हाथी परियोजना को अभी 30 वर्ष हाल में ही पूरा हुआ, ठीक है। और इसके उपलक्ष्य में जो है इस साल 2023 में 7 और 8 अप्रैल को जो है काजीरंगा पार्क, जो आप ये ध्यान में रख लेंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है, ठीक है। उसमें एक गज उत्सव का आयोजन किया गया था। ये ध्यान में रखेंगे। क्या यह पॉइंट है कि 7 से 8 अप्रैल को जो है ना, 2023 को गज उत्सव, है ना, उत्सव, गज उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। गज उत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? काजीरंगा। कहां पर किया गया? काजीरंगा में किया गया, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? ये तो आपको पता होना चाहिए, कई बार ये आ चुका है, असम में, ठीक है। और ये वन हॉर्न राइनोस के लिए बहुत फेमस है, ये पार्क फेमस है, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया। अच्छा, उसके अलावा अगर देखें, एक जो हाथी से क्वेश्चन आपको बन सकता है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या है? भारत में अगर आप एशियाई हाथी की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा सर्वाधिक नंबर है। लगभग रिपोर्ट की बात करें तो भारत में जो है एशियाई हाथी जो है, भारत में अगर मैं बात करूं एशियाई हाथी जो है, एशियाई हाथी, ठीक है, ये कितनी है? एशियाई हाथी की संख्या जो है वो 27,000 है, ठीक है। कितने हैं आपको? 27,000, ठीक है। 27,000 जो है वो एशियाई हाथी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हाथी की आबादी को लेकर के, कि भारत के कौन से राज्य में हाथी की आबादी सर्वाधिक है? देखिए सबसे ज्यादा है कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कहां पर है? अगर हाथी की बात करें भारत में, है ना, सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक
अधिक, है ना, ये हाथी की बात हो रही है, ठीक है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले आएगा कर्नाटक, वहां पर कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी है, ठीक है। दूसरे नंबर में आपको आएगा असम, ठीक है, और तीसरे नंबर में जो आएगा वो आपका है केरल। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप नोट करते चलिएगा, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट का इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना। आप बाद में नोट देखिए कब बनाए, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप पीडीएफ पीपीटी को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका आप, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं, ठीक है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है, आप लोग उसका प्रिंट आउट कर लीजिए और फिर उसमें ऐड करिए, वो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। देखिए माधव बहुत फेमस नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर बहुत सारे जो है नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको याद होना चाहिए। यहां पर जैसे कान्हा है, पेंच है, ठीक है, कूनो, कूनो बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। उसके अलावा देखिए वन विहार पूछा हुआ एग्जाम में, वन विहार है, ठीक है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, ठीक है, बहुत सारे जो हैं आपको, है ना, नेशनल पार्क यहां पर देखने को मिलेंगे। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। एक तो हमारा क्या हो गया? कान्हा हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या हो गया? पेंच हो गया, है ना, उसके अलावा हमारा क्या हो गया? कूनो हो गया, फिर हमारा वन विहार हो गया, ठीक है, वन विहार हो गया, ठीक है, उसके अलावा बांधवगढ़ हो गया, है ना, बांधवगढ़ हो गया हमारा, ठीक है, बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सतपुड़ा आपका हो गया, ठीक है, ये सब, और यहाँ पर जो आपका माधव तो है ही, ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा। इसके अलावा पेंच, पेंच मैंने लिख भी दिया, ठीक है। चलिए तो कान्हा हो गया। अच्छा एक और बहुत बार पूछा जाता है ये पन्ना, ठीक है, तो पन्ना ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये तो हो गया कहाँ का? ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में, है ना, माधव तो है ही, माधव के अलावा जो है पन्ना, कान्हा, पेंच, कूनो, वन विहार, बांधवगढ़ और सतपुड़ा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान की, अगर मैं बात करूं यहां पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो राजस्थान की बात करें तो सरिस्का है ना, केवलादेव है, ठीक है, उसके बाद डेजर्ट है, मुकुंदरा है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया, है ना, सरिस्का हो गया, सरिस्का हो गया, है ना, और उसके बाद सरिस्का के अलावा जैसा मैंने कहा, ठीक है, एक तो हमारा हो गया केवलादेव हो गया, ठीक है, तो केवलादेव हो गया, सॉरी, केवलादेव हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको डेजर्ट नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है, डेजर्ट, है ना, डेजर्ट नेशनल पार्क मिलेगा, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मुकुंदरा, है ना, मुकुंदरा नाम से है, ठीक है, मुकुंदरा। तो ये सब जो है आपको राजस्थान में, ये कहाँ पर है आपका? राजस्थान का नेशनल पार्क है। बात समझ में आ रही है? तो राजस्थान के नेशनल पार्क को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर और भी है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? देखिए छत्तीसगढ़ में एक बहुत फेमस, तो एग्जाम में बिहार एसएससी और बिहार दरोगा बीपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एक तो इंद्रावती, और रिसेंटली एक तो गुरु घासीदास है, इंद्रावती है। यहां पर अगर मैं लिखूं तो एक तो आपका क्या हो गया? गुरु घासीदास, है ना, एक तो आपका गुरु घासीदास, है ना, गुरु घासीदास हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका, है ना, इंद्रावती हो गया, है ना, इंद्रावती। टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, बहुत बार पूछा गया है। इंद्रावती है, कांगेर है ना, अचानक मार है, ठीक है, एक तो आपका कांगेर है, ठीक है, उसके अलावा अचानक मार है ना, अचानक मार ये है, ठीक है। ये सब जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? ये सब आपका छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। वहीं आपका एक और ऑप्शन अगर देखें तो कर्नाटका। अगर कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में कौन कौन से बहुत फेमस है ना, अंसी है, बांदीपुर है, ठीक है, नागरहोल है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। कौन कौन सा है? अंसी हो गया, ठीक है, नागरहोल हो गया, नागरहोल हो गया, ठीक है, उसके अलावा बांदीपुर हो गया, है ना, बांदीपुर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें और कौन कौन से हैं, कुदेरमुख हो गया, है ना, बनेर, है ना, बानरघट्टा भी बोलते हैं उसको, है ना। एक तो कुदेरमुख बहुत बार पूछा गया है एग्जाम सब में, है ना, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया कुदेरमुख, ठीक है, एक बनेरघट्टा, ठीक है, जो है ये। तो ये सब हमारा जो है कर्नाटका। तो ये आपके जो है अलग अलग राज्य के जो नेशनल पार्क्स हैं, आप इसको
याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे ही नेशनल पार्क्स जो हैं वो एग्जाम में, राष्ट्रीय उद्यान है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हमेशा ही रहता है। स्टैटिक का टॉपिक है, ठीक है, इवन ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है, और स्टैटिक का टॉपिक तो ये है ही, ठीक है। चलिए हम लोग इसका डिटेल भी पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको लगभग जितने भी स्टेट ऑप्शन में सबके डिटेल आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कह रहा है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी। तो प्रथम रेलवे अगर बात करें तो ये हुआ था बड़ोदरा, गुजरात में। कहां पर हुआ था, तो ये आपका जो वडोदरा है उसमें हुआ था, आप इसको ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या है कि प्रथम ये जो है आपका रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय, तो ये आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, सॉरी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। देखिए रुपए कार्ड को यहां पर कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर पहली बार जारी किया गया था, है ना। ये किया गया था 26 मार्च 2012 को, 26 मार्च 2012 को किया गया था, तो हमारा 2012 हो जाएगा। अच्छा, इसको जो जारी किया था कौन सी संस्था करती है, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, NPCI, है ना। अब ये NPCI क्या है ना, NPCI जो है ये एक बॉडी है, बेसिकली एक रेगुलेटिंग बॉडी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो आपका ऑनलाइन पेमेंट सबसे रिलेटेड जो है और अलग अलग जो आपको कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, उन सबको ये रेगुलेट करता है ये बॉडी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल, ये हो गया पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, ठीक है। चलिए ऑफ इंडिया आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। जल्दी जल्दी हम लोगों को 50+ क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। वेयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL फर्स्ट, है ना, इंप्लीमेंटेड। PIL बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको जनहित याचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PIL को हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका, ठीक है। ये जरूरी है जानना आप लोगों के लिए, ठीक है। आपने बहुत बार मूवी सब में जरूर सुना होगा, ऐसे आपने नॉर्मली भी सुना होगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL, है ना, फाइल किया गया, जनहित याचिका फाइल किया गया है। तो ये PIL क्या होता है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन, ध्यान रहेगा। तो इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और हमसे सवाल क्या पूछा है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ, तो भारत में जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है आपका USA से। कहाँ से ली गई है, USA से जो है वो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट लिया गया, जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट लिया गया। क्या है ये कॉन्सेप्ट और क्यों ये इतना खास इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले PIL जो है कौन फाइल कर सकता है और कहाँ कर सकता है, ये जरूरी है। देखिए PIL जो है वो आप इंडिविजुअल केस में नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका खुद का पर्सनल कोई मुद्दा है तो उसके लिए आप PIL नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। आप PIL तब फाइल करते हैं जब कोई ऐसा, जो आप उन टॉपिक्स या उन सब्जेक्ट को लेकर के PIL फाइल करते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है अगर ऐसी कोई चीज है जो पूरे समुदाय को या एक सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, तब आप उससे रिलेटेड जो है वो फाइल कर सकते, PIL फाइल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा, PIL जो है ये केवल और केवल ये जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं और कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, है ना, केवल, है ना, यहां पर ध्यान रखेंगे ये कहां पर आप PIL फाइल कर सकते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, कि PIL को कहां फाइल किया जा सकता है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे बढ़े, कहां से लिया गया था, USA से लिया गया था इसका कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 10 कह रहा है कि विच इंडियन एड्रेस द 72 सेशन ऑफ द यूनियन। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय, ये तो 2000, है ना, आपका 18 का एग्जाम है, तो उस समय का ये पूछा गया है, ठीक है। उस समय इसको किया था सुषमा स्वराज ने, ठीक है। तो उस समय वो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने किया था। अभी इसका जो नया सेशन हुआ है वो 78th हुआ है 2023 में। अगर आप बात करें, है ना, ये जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, इसका अभी 78वां हुआ है, ठीक है, 78th हुआ है 2023 में। और इसको कौन किया है, तो अभी हमारा जो है ना, जयशंकर है, जयशंकर जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसको एड्रेस किया है, ठीक है। याद रखिएगा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े, अगला सवाल क्या है, 2017 में साइबर स्पेस पर वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहां आयोजित किया गया था, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, है ना, ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है, विच सिटी, तो ये कहां किया गया था, ये दिल्ली में किया गया था, भारत में किया गया था, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान में, अगेन ये करंट अफेयर्स का आप देख रहे हैं, 2018 का एग्जाम है, 2017 के क्वेश्चन इसमें पूछे गए, जीएस पूछा गया है, तो आपको साल भर का तो एटलीस्ट पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो साल भर का आपको जो है ये करंट अफेयर्स जो है वो आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो, सॉरी, कब हुई थी, ये तो कब, तो 1828 में हुई थी भाई। किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने, आपने पढ़ा ही है किसने किया है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय, है ना, मोहन रॉय, है ना, जिन्होंने सती प्रथा को भी अबॉलिश किया था, है ना, जो सती प्रथा उसको समाप्त करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, है ना, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 13, कह रहा है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात, अगेन अभी तक जो आपको पूछा जा रहा है, देखिए आपके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, 2011 की जनगणना जरूर पढ़िएगा, है ना, जनगणना, उसमें भी अगर आप बिहार के एग्जाम को दे रहे हैं तो आप स्पेशली जो बिहार और उसके जिला है ना, बिहार एवं जो बिहार के जिले हैं उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप बिहार के एग्जाम, यानी बिहार एसएससी या बिहार दरोगा या बीपीएससी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। गोपालगंज का था, यहां पर प्रति 1000 पुरुष की अगर बात करें तो उस पर जो है 1015 महिलाएं थी। कितनी थी, 1015 यहां का लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो है से बताया जाता है। तो गोपालगंज 1000 पुरुष पर 1015 महिलाएं थे, ठीक है। ये आपसे सबसे अधिक पूछा तो आपसे सबसे कम भी पूछ सकता है। सबसे कम 2 जगह का था, भागलपुर और मुंगेर का था, यह 879 था। किसका था, सबसे अगर कम पूछ लेता बिहार में, है ना, सबसे कम। देखिए इसमें आपको जो कंट्री वाला है यानी पूरे भारत में वो भी पूछा जाता है, राज्य वाला, ठीक है, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से भी सवाल पूछेगा, और प्लस बिहार के एग्जाम में स्पेशली बिहार के जिले के बारे में जरूर पूछा जाता है। सबसे कम जो है वो था कहां पर, भागलपुर और मुंगेर में, भागलपुर और मुंगेर में, है ना, तो भागलपुर एवं मुंगेर, ठीक है। कितना था, तो भागलपुर और मुंगेर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है, यहां पर कितना था आपका, यहां पर 879 था, है ना। क्लियर हो रहा है, चले आगे बढ़े, ठीक है। तो अगला हमारा सवाल क्या हो जाएगा, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल जो है वो है ना, कह रहा है कि ग्लोबल पासपोर्ट, है ना, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, सॉरी ग्लोबल पासपोर्ट पावर की बात कर रहा है, में भारत की जो वैश्विक रैंकिंग है वो क्या थी, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग था उस समय, ठीक है, ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हर साल रिलीज होता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो देती है। इसमें एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको, इसमें तो ये 75 रैंक, ये आपको याद नहीं रखना, ये तो बहुत पुराना डाटा है, ठीक है। अभी आपको एक याद रखना है, रिसेंटली जो रिलीज हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो इसे भारत का जो रैंक है वो 80 है। फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर और दूसरे नंबर पर जापान है, ठीक है। तो अभी अगर देखें तो हेनले, है ना, हेनले रिसेंटली, है ना, पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की अगर बात करें, ये 2023 की मैं बात कर रहा हूं, है ना, और भारत की बात करें तो इनको 80, है ना, 80th रैंक पर है ना। और फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर है आपका सिंगापुर, है ना, फर्स्ट पे कौन है आपका, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर, सेकंड पर जापान है। पिछले साल जापान फर्स्ट नंबर पर रहा था, तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। खैर, तो इंडेक्स में आपको ये रैंकिंग ऊपर नीचे दिखेगा, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, तो इस तरह के इंडेक्स को आप जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। अगर महिला साक्षरता की बात करेंगे, बिहार में सबसे ज्यादा कहां है, पटना में, और सबसे कम पूर्णिया में देखने को मिला था। जो पूर्णिया जिला है, ये दुर्भाग्य ये हमारा ही जिला है, ठीक है, जहां पर सबसे कम जो है शिक्षा दर देखने को मिला था, ठीक है। ये 2011 के रिपीट, उम्मीद करते हैं कि जो अगला सेंसस हो उसमें सुधार हो और हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, है ना। खैर, तो ये हमारा इसका हो जाए पटना, कितना था, 63.72%, ठीक है।
72%, ये पटना का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अगेन मैंने कहा सेंसस के सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के एग्जाम में खास करके जो बिहार और उसके जिले से रिलेटेड जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको जरूर आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में मैं भी सेंसस से रिलेटेड जो है वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से, देखिए जो क्रांति से रिलेटेड अगर रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग उसको जरूर जाकर के देखिए। ठीक है, उसमें जितने भी कृषि से संबंधित क्रांति यानी जितने भी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है उन सभी को डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, और वो आप जरूर जाकर के देखिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति यानी जिसको हम लोग गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं और बहुत लोग इसको गलत मार करके आते हैं, ये किससे संबंधित है, ये हॉर्टिकल्चर से है। लेकिन ये गोल्डन फाइबर कर देता तो ये झूठ हो जाता है ना, लेकिन अगर सिर्फ गोल्डन रेवोल्यूशन बोला है, स्वर्ण क्रांति या स्वर्णिम क्रांति बोला है तो वो हॉर्टिकल्चर यानी कि फल सब्जी इन सब के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बाकी उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो डाल रखा है तो आप वहां से जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो अगला सवाल है कि लाइफ ऑफ पाई, ये एक फिल्म भी आई थी है ना, बहुत फेमस फिल्म रही थी। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक थे यॉन मार्टेल। ठीक है, यॉन मार्टेल जो है उन्होंने इस किताब को लिखा था। ये बेसिकली पुडुचेरी के एक लड़के की कहानी है जो एक बोट में एक टाइगर के साथ, एक बाघ के साथ जो है बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर उसके साथ फंस जाता है और वो किस तरीके से ओशन में सरवाइव करता है उससे संबंधित ये एक फिल्म भी है। बहुत फेमस फिल्म रही थी, आप लोग देख भी सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़े थे है ना, वैसे पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए है ना। आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टि बाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता था भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो आपको अगेन ये पुराना डेटा है, करंट अफेयर्स का, तो जितने भी इस तरह के टूर्नामेंट्स, अभी तो विश्व कप चल रहा है। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे अभी है ना, अभी एशियन पैरालंपिक गेम्स है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे है ना। आपका फिर एशियाई गेम्स हुआ था, जो मतलब जो भी गेम हो रहे हैं ठीक है उन सबको आप जरूर करिए। ठीक है, वहां से आपको है ना उससे क्वेश्चंस बनने हैं, उसका मेडल टैली, इंपॉर्टेंट प्लेयर सब वो सब जरूर याद रखिए। और ये बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं तो आपको इसमें बहुत है ना इस तरह के जो करंट अफेयर्स है उसमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, खैर आगे बढ़े। तो अगला सवाल है नील सत्याग्रह। अब ये तो इतना है ना फेमस क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड भी है। नील सत्याग्रह जो इसको इंडिगो सत्याग्रह भी बोलते हैं, ये कहाँ हुआ था, ये पश्चिमी चंपारण, हमको पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया ये पहला सत्याग्रह 1917 में है ना, ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। नील की खेती के विरोध में दरअसल ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहां पर उन्होंने एक तरह से नियम बोलिए कानून बोलिए लगाया था क्या, कि किसानों को क्या करना होगा, अपने भूमि के अगर मान लीजिए उनका 20 कट्ठे ना, उसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। एक आपने प्रणाली सुना होगा 3 कठिया प्रणाली है ना, ये हम 2 जगह पढ़ते हैं। एक तो हम इसको जब भारतीय इतिहास को पढ़ रहे होते हैं, इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत जब पढ़ रहे होते हैं वहां पढ़ते हैं महात्मा गांधी वाले टॉपिक में। ठीक है, इसके अलावा जब हम बिहार का हिस्ट्री अलग से पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो 3 कठिया प्रणाली क्या था कि मान लीजिए जो 20 कट्ठा जमीन जिसको 1 बीघा कहा जाता है उसमें 3 कट्ठा जो जमीन होता था, यानी कि 3 भाग, जो 20 भाग में 3 भाग पर आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। और इससे जो है दरअसल भूमि, चूंकि नील की खेती में बहुत समस्याएं थी, उससे भूमि बंजर हो जाती थी, किसानों को नील का जो सही कीमत नहीं मिल पाता था। ठीक है, ऊपर से किसान खाद्यान्न जो है उसका उत्पादन करना, जैसे गेहूं चावल बाकी इन चीजों का उत्पादन करना चाहते थे, तो ये बहुत सारी समस्या थी। ठीक है, तो इससे को लेकर के महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। इसका एक बहुत डिटेल इसमें बहुत सारे, क्योंकि इसमें बिहार के कौन कौन से लोग शामिल थे, इससे भी बिहार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो हम लोग जब बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और हम लोग भारत का भी पढ़ेंगे, जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो दोनों जगह इसको डिस्कस करेंगे। कह रहे टोडार नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ टोड होगा है ना, टोडा होगा सॉरी। तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, देखिए टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये निवास करती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि टोडा जनजातियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, आप उसको अगर मैं कोशिश करूंगा उसका एक क्लास ले आए, बहुत है ना, कुछ नंबर ऑफ जो ट्राइब्स हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो कहाँ है ना, उसके और कौन सी ज़्यादा है कौन सा कम है, उससे ज़रूर सवाल पूछा जाता है। तो उससे मैं एक वीडियो ज़रूर आपके लिए लेते आऊँगा। अगर आप लोग तब तक कहीं कोई और सोर्स से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े तो अगला हमारा सवाल क्या हो जाएगा, अगला सवाल हो जाएगा, कह रहा है कि
तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है नवंबर 2017 में, अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 में किसने 48 किग्रा भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीता था? यानी विमेंस वर्ल्ड है ना वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है वो 2018 में जीता था, ठीक है, ये जीता 2017 में जीता था, ये जीता था मीराबाई चानू ने। बहुत प्रसिद्ध है ना वेट लिफ्टर है, वर्तमान समय महिला वेट लिफ्टर है, ठीक है। क्यों है मैं अभी बताऊंगा। देखिए वैसे पहले इस अवार्ड की बात कर रहे हैं, ये कर्णम मल्लेश्वरी के बाद, कर्णम मल्लेश्वरी है ना इन्होंने है ना कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता इससे पहले जीता था, उसके बाद सीधा मीराबाई चानू ने जीता। और यहां और भी दो बात है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है आपको पता होगा कि ओलंपिक में है ना जो है मेडल जीतने वाली फर्स्ट विमेन भी थी और फर्स्ट विमेन वेट लिफ्टर भी बोल लीजिए, यानी कि ओलंपिक में भारत की तरफ से जो मेडल जीता था वो कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला मेडल जीता था। वो क्या जीता था? उन्होंने कांस्य जीता था, है ना। और उसके बाद है ना वेट लिफ्टिंग में जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो है पहली दूसरी खिलाड़ी एक तरह से बोलिए वो कौन बनी है, तो वो मीराबाई चानू बनी है। आपको पता होगा जो टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया था, ये आप ध्यान में रख लीजिए, आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो मेडल टैली है उसका खाता खुला था मीराबाई चानू के रजत पदक से, है ना, यानी सिल्वर मेडल से जो उन्होंने वेट लिफ्टिंग में अचीव किया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए है ना में भारत के लिए पहला मेडल जो रजत पदक इन्होंने ही जीता था। और ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली ये एकमात्र, या अभी तक कहें कि ये पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर है रही हैं, ठीक है। उसके अलावा इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में, ठीक है, जो है वो कांस्य पदक जीता था, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। तो ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इतना लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। खैर चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मीराबाई चानू के बारे में हमने डिटेल समझ भी लिया। चलिए अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे मीराबाई चानू का संबंध कौन से राज्य से है, ये भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवधी साहित्य मृगा उसकी रचना किसने की थी? ये किया था कुतुबन ने, है ना। कुतुबन की अगर बात करें, है ना, तो ये एक सूफी कवि थे, है ना, तो ये ध्यान में रख लेना है। कुतुबन जो है एक सूफी कवि थे, 15वीं शताब्दी थे, 1501 में इन्होंने ये रचना की थी लगभग, ठीक है, अराउंड। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सूफी कवि थे और इसने क्या लिखा था? ये मृगा नाम से जो है एक अवधी लिटरेचर है वो है, ठीक है। ये एक राजा और एक राजकुमारी के प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। बाकी आप जाकर के बुक खोज के पढ़ भी सकते हैं, मिलेगी तो नहीं लेकिन पढ़ लीजिएगा फिर भी, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में, है ना, यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? ये एक ही आदमी है और वो है यूएसए, है ना। यूएसए ने क्या किया था, ठीक है, तो उन्होंने 2017 में ये डिक्लेयर कर दिया भाई कि वो क्या करेंगे, वो यूनेस्को से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसको याद रखिए, ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? देखिए पंचायती राज कि जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पंचायती राज अपने आप में एक बड़ा भी सिविक्स का आपका क्लास चल रहा है, वहां पर बहुत जल्दी पंचायती राज टॉपिक भी डिस्कस होगा, उसका पूरा एक क्लास आपका अलग से आएगा पंचायती राज पर, ठीक है। पंचायती राज आपको पता है, ठीक है, कि इसकी शुरुआत जो इसको पहली जो इस पर बहुत सारी कमिटीज बनी थी, जो सबसे पहली कमेटी बनी थी वो बलवंत राय मेहता था, ठीक है। तो बलवंत है ना, पहला कमेटी जो बना था वो बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता। कब बनी थी? ये बना था कब आपका? तो 1957 में। इसके बाद जो दूसरी कमेटी बनी वो बना था, जो यहां पर आप देख रहे हैं वो है अशोक मेहता, है ना। तो दूसरी कमेटी कौन सी बनी? अशोक मेहता जो कमेटी है, ठीक है, सॉरी अशोक मेहता कमेटी, है ना, अशोक मेहता कमेटी बनी। और अशोक मेहता कमेटी कब बनी? तो 1977 में बनी, 1977 में बनी, 1977 में, 1977 में बनी। इसके बाद जो कमेटी आपका बना वो कौन सा बना? हनुमंथा कमेटी, ये भी बहुत फेमस, हनुमंथा राव, है ना। तो हनुमंथा राव बना, ठीक है, हनुमंथा राव कमेटी बना। ये कब बना था? 1982 में बना। फिर 1985 में बना GVK, है ना, GVK राव कमेटी, ठीक है, ये बना 1985 में, 1985 में जो है ना बना। उसके बाद LM सिंघवी बना, ठीक है, LM सिंघवी कमेटी बनी, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम, है ना, LM सिंघवी, है ना,
एल एम सिंघवी जो कमेटी है ये बनी थी 1986 में, 1986 में बना। इसके बाद 1988 में दो कमेटी बनी थी, पीके थुंगन कमेटी और वीएन गाडगिल। तो ये भी ध्यान रखना है, पीके पीके थुंगन है ना, पीके थुंगन, ठीक है ये, और आपका गाडगिल कमेटी जो है ना, गाडगिल है ना, गाडगिल कमेटी बनी थी, ठीक है ये दोनों बनी थी, ये दोनों बना था 1988 में, 1988 में। ये सबसे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता पहली कमेटी थी, अशोक मेहता दूसरी थी, हनुमंथा तीसरा था, चौथा आपका जीवीके राव था, पांचवा आपका एल एम सिंघवी था, छठा आपका पीके है ना थुंगन था, और सातवां आपका क्या था, गाडगिल कमेटी। इसको जरूर याद कर लीजिए, आपको आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, गारंटी किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां तो आंसर क्या हो जाएगा, 1977 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। देखिए बिहार एसएससी का आपको पता ही है कि फॉर्म भरने का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 महीने के लिए और, ठीक है। तो डेफिनेटली एग्जाम थोड़ा लेट होगा, बट आप ये दिमाग में ना लेके चले कि एग्जाम बहुत लेट किया जाएगा। उम्मीद करिए आपका जनवरी लास्ट, फरवरी इन सब में एग्जाम हो जाएगा, फरवरी मंथ तक में आई थिंक एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, तैयारी जम करके करिए, जहां जहां से आपको सोर्स मिल रहा है या इस यूट्यूब चैनल पे, दूसरे भी आप चैनल्स को जरूर देखिए, आप खुद से पढ़ाई करिए, ठीक है, सेल्फ स्टडीज बुक के माध्यम से करिए, ठीक है। तो ये जरूर करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, यानी कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कहां किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। तो बस आपको ध्यान में रख लेना है, अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल हमारा है है ना, तो एक सेकेंड, अगला सवाल क्या है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम, ठीक है। कह रहा है क्या कि बिहार पब्लिक ग्रीवियांस एक्ट जो है ये पास कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए बिहार जो आपका ये लोक शिकायत अधिनियम है ये 5 जून 2016 को हुआ था। कब हुआ था, 5 जून 2016 को हुआ था, है ना। तो 5 जून 2016 को जो है ये आपका, है ना, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अगेन ये करंट अफेयर्स का ही टॉपिक एक तरह से हो गया, और आपको स्टैटिक में भी पूछ सकता है, मतलब जो बिहार का टॉपिक है उससे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 क्या कह रहा है कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है, यानी हु इज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड फाइनेंस ऑफ पंचायत समिति इन बिहार। ये तो प्रमुख होते हैं ना, पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसी का काम ये होता है, इसका ऑडिट, प्लानिंग और फाइनेंस करना पंचायत समिति का, ठीक है। ये पंचायत समिति के हेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपने पंचायती राज पढ़ा है, पंचायत पढ़ा है, तो ये बहुत आसान है आंसर करना। खैर वुल्फ हॉल, है ना, कह रहे हैं कि वुल्फ हॉल उपन्यास जो है वो इसके लेखक कौन है, इसका नाम क्या है, उसका नाम है हेलरी मेंटल, है ना। तो हेलरी मेंटल ने जो है ये किताब लिखी थी वुल्फ हॉल, ध्यान में रख सकते हैं। आगे वैसे ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है मैंने जो आपका योजना जो है मतलब अगर बात करें, ठीक है, पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो उसका पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें सभी 12 पंचवर्षीय योजना के जितने भी की पॉइंट्स सब चीज को मैंने डिस्कस किया है। उसको जाकर के जरूर देखिए। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन हर जितना भी पीवाईक्यूज करिएगा, चाहे बिहार एसएससी का करिए, बीपीएससी का करिए, है ना, बिहार सीजीएल का करिए, है ना, चाहे आप दरोगा करिए, सब में आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा। और ये योजना अवकाश की बात कर रहा है। आपको पता होगा मैंने बताया था 3 योजना अवकाश। पहला 1966 से 1969 आया था, दूसरा कब आया था 1978 से 1980 आया था, और तीसरा 1990 से 1992। 3 योजना अवकाश जो है वो देखने को मिले थे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जरूर जाकर के वो वीडियो देखिए, है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष
2017 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया था कृष्णा सोबती को, है ना, हिंदी के लिए दिया गया था। ये 2000 है ना जो 17 में दिया गया था, ये हिंदी के लिए कृष्णा सोबती को दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। अगर देखिए एक दो तीन बातें यहां आप ध्यान रख सकते हैं। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है तो ये अनुसूची 8 के सभी भाषा में दिया जाता है, सभी भाषा के लिए। अनुसूची 8 के सभी भाषा, है ना, यानी जो 22 भाषा है, जो सभी 22 भाषा, है ना, भाषा के लिए दिया जाता है। ठीक है, भाषा के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की अगर बात करें, ये 1961 में स्थापित हुआ, लेकिन पहली बार जो दिया गया था 1965 में दिया गया था। पहली बार, है ना, ये दिया गया 1965 में। और ये तो आप बहुत बार पढ़ते हैं। कौन थे? जी शंकर कुरूप, है ना, तो वो थे आपका क्या, है ना, जी शंकर कुरूप। ठीक है, इनको दिया गया था, है ना, कुरूप। ठीक है, इनको दिया गया था। ये मलयाली लेखक थे, मतलब मलयालम में लिखते थे, मलयालम भाषा में जो है ये लिखते थे, उनके लिए इसको जो है ये अवार्ड दिया गया था, पहले थे। अभी अगर रिसेंटली बात करें, जो लास्ट अवार्ड दिया गया है, ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो अभी जो अवार्ड लास्ट दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, कौन से नंबर का दिया गया है? 57 है ना, यानी 57वां दिया गया है, और दामोदर मोजो को दिया गया है, यानी कि 57 जो दिया गया है वो दामोदर मोजो, है ना, दामोदर मोजो को दिया गया है। कौन सी भाषा के लिए दिया गया है? कोंकणी। ठीक है, तो कोंकणी के लिए दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में दिखेगा ही इससे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, कह रहा बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? कब दिया, कहां दिया है? ठीक है, पहले बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन है कहां हुआ था? ये हुआ था गया में, है ना, गया का देखिए यहां गया और बांकीपुर अलग अलग दिए, तो बांकीपुर बोल, ठीक है, यहां पर आप करेंगे बांकीपुर। ठीक है, कब हुआ था? 1922 में, 1922 में हुआ था, है ना। इसके हेड चितरंजन दास जो है, सियाड़ दास थे। ठीक है, अध्यक्षता उन्होंने की थी, सियाड़ दास। और इसी के बाद जो है आपको पता है ना, कि कौन से पार्टी की स्थापना हुई थी? ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि चितरंजन, क्योंकि कई सारे वीडियोस में इसका डिस्कशन हो गया है कि चितरंजन दास ने कौन से पार्टी की स्थापना की थी, और इस सम्मेलन के बाद ही ये हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा भाई, है ना, अगला सवाल होगा, देखिए अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, वीडियो देखना में मज़ा आ रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, है ना। बाकी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बन रहे हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय, यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, अब तो ये खत्म हो गया है ना, तो ये इसका कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो कब से कब तक रहा था? ठीक है, देखिए ये 1971 में बनी थी और ये 2012 तक रही। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ये 1971 से 2012 तक रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल क्या हो गया? अगला सवाल है 1857, है ना, 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक। आई एम श्योर कि अगर आधे से ज्यादा लोगों ने इसका आंसर गलत मारा होगा, आधे से ज्यादा लोग जो हैं, आप लोग बताइएगा ये इसका आंसर क्या होगा, है ना। आप लोग पहले कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूं, है ना। आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, आधा से ज्यादा लोग जो है उन्होंने वीडी सावरकर मारा होगा। ठीक है, जबकि ये गलत है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, वीडी सावरकर नहीं होगा इसका आंसर। बहुत लोगों को लगता है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 वीडी सावरकर। देखिए, वीडी सावरकर ने ऐसी ही बुक लिखी है, लेकिन उसमें हल्का सा डिफरेंस है। ये किताब जो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। इन दोनों को साम्यवाद का जनक भी माना जाता है ना, कम्युनिज्म जो है ना, उसका जनक माना जाता है ना। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखी थी। फिर वीडी सावरकर जो, उनकी किताब का नाम क्या था? देखिए, उनकी किताब का जो नाम था वो था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, है ना। उसका नाम क्या था? उनका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस 1857। यानी कि अगर हिंदी में हम इसको कहें तो कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। ये लिखा था वीडी सावरकर ने, ठीक है। और इसी तरह की एक किताब बिपिन चंद्रा की भी है, थोड़ी सी अलग है, वो है फर्स्ट, मतलब ये है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये भी आप याद रखेंगे, इनकी किताब क्या है, इंडियाज स्ट्रगल, है ना, स्ट्रगल, है ना। देखिए किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है नाम, तो ध्यान में रख सकते हैं। इंडिया जनरली वो इंग्लिश में ही आता है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ये 1857 से 1947 ये टाइटल से बिपिन चंद्रा ने किताब लिखी थी। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने सारा ही आपको बता दिया। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्या, अगला सवाल है पाइका डांस कहाँ है। देखिए पाइका डांस बिहार और झारखंड में देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली बिहार में होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। अगर आपने PYQs का प्रीवियस वीडियो देखा है तो बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं इसलिए बार बार ये बात दोहराता हूं कि बिहार SSC में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कहां से रिपीट होते हैं, तो बिहार के ही एग्जाम से, है ना, खास करके बिहार के एग्जाम से। जितने भी बिहार के एग्जाम है, हर एग्जाम का PYQ की है। देखिए बिहार SSC का आपका एग्जाम होने से पहले बिहार के जितने भी एग्जाम है, चाहे बिहार टीचर का एग्जाम हो, बिहार जो BPSC का एग्जाम हो आपका, चाहे आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार SSC का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ही है सीरीज। सारे ही सीरीज के PYQs डिटेल डिस्कशन के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के आराम से देख लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं चैनल से जुड़ जाइए, है ना, और वीडियोस को देखा करिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मुझे जरूर याद करिएगा कि हाँ सर ने, है ना, भैया ने ऐसा ऐसा कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये किताब थी, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला सवाल है मिशन इंद्रधनुष का। ये भी कई बार आ चुका है। ये खाली यहाँ है कि कहाँ आरंभ किया गया था। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे मिशन इंद्रधनुष के बारे में पहले भी कोई क्वेश्चन ऐसा, उसका संबंध किससे है, वो कब लाया गया, ठीक है, ये सब आपसे पहले भी पूछ लिया गया है। देखिए मिशन इंद्रधनुष की मैं पहले थोड़ा सा बात करता हूँ। देखिए मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो ये आया था 2014 में। कब आया था, 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया। और ये किससे संबंधित है, ये टीकाकरण से, बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। ये लाया गया था, ये बच्चों और, है ना, बच्चों एवं गर्भवती, है ना, गर्भवती। पहले इसमें 7 तरह के टीके की बात हो रही थी, है ना। एक सेकेंड, जो गर्भवती महिलाएं हैं, महिलाएं, ठीक है, तो उनके टीकाकरण पहले इसका इंद्रधनुष नाम भी यही कारण दिया था कि इसमें 7 तरह के टीके दिए जाते हैं। अब उसकी संख्या बढ़ा दी गई, अब इसमें 12 तरह के टीके दिए जाते हैं, वो भी आपको याद रख लेना है। तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को। अभी तो इसका 5.0 चल रहा है ना, 5.0 चल रहा है मिशन इंद्रधनुष। तो देखिए 2017 में, ये चूंकि 18 क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स में था, 2017 में एक्चुअली क्या हुआ था कि एक मिशन इंद्रधनुष का ही एक वर्जन निकाला गया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, है ना। और उसको जो है गुजरात के वाडनगर में जो है उसको शुरू किया गया था। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये कंफ्यूजिंग है। तो यहां मिशन इंद्रधनुष ना होकर के इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है उसका आरंभ जो है वो वाडनगर गुजरात से किया गया था, ठीक है, 2017 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 8 अक्टूबर 2017 को किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, अगला सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। आप लोग बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 11 जुलाई को मनाते हैं भाई, ठीक है। अच्छा 5 जून को क्या मनाते हैं, है ना, पर्यावरण दिवस, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। अच्छा यहां पर 11 जून को तो ऐसा कुछ नहीं मनाते, 16 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, है ना, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट डे है ये भी, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए डे सब आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने PYQs के डिस्कशन में बहुत सारे डेज ऑलरेडी करवा दिए हैं, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल क्या है।
तो अगला सवाल है मिस वर्ल्ड 2017 का प्रतियोगिता। अब ये तो करंट अफेयर 2017 का तो याद नहीं रख लेंगे, आपको वर्तमान का याद रखना है और भी कुछ इसमें याद रखना है। ठीक है, 2017 का जीता था मानुषी छिल्लर ने। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2017 किसने जीता था? मानुषी छिल्लर ने जीता था। अभी तक अगर मैं बात करूं तो भारत में इनको लगा करके ये छठी है ना, ये छठवीं बार। ठीक है, 6th टाइम जो है हम लोग जो है हमारे यहाँ मिस वर्ल्ड का टाइटल आया। इससे पहले 5 लोगों ने जो मिस वर्ल्ड जीता है वो कौन कौन सा जीता है? सबसे पहले रीता फारिया, फिर ऐश्वर्या राय, फिर डायना हेडन, फिर युक्ता मुखे। ठीक है, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा। तो किन किन लोगों ने जीता है? सबसे पहले जीता था रीता फारिया, है ना। तो ये जीता था रीता फारिया ने, है ना। रीता फारिया ने कब जीता था? इन्होंने तो बहुत पहले 1966 में जीता था। फिर ऐश्वर्या राय, है ना, ऐश्वर्या, है ना, सॉरी, ऐश्वर्या रॉय। ठीक है, ऐश्वर्या रॉय ने कब जीता? इन्होंने जीता था 1994 में, आई थिंक, है ना। ये कब जीता था? 1994 में जीता था। फिर डायना हेडन, है ना, डायना हेडन ने जीता, है ना, डायना हेडन, ये उन्होंने जीता था 1997 में। ठीक है, 1997 में जीता। फिर आपका जीता किसने? युक्ता मुखे ने, है ना, युक्ता मुखे। ठीक है, इन्होंने जीता, युक्ता मुखे ने जीता था 1999 में। फिर अगले ही साल यानी कि 2000 में जो है किसने जीता था? प्रियंका चोपड़ा, है ना, प्रियंका चोपड़ा। और उसके बाद सीधा जो है ना, ये 17 साल बाद जो है मानुषी छिल्लर ने जीता। ठीक है, ये 2000 में। तो आपको ध्यान रखना है ये सारा हमारा क्या हो गया? ये सारा है मिस यूनिवर्स, है ना, सॉरी मिस वर्ल्ड, है ना। ये मिस वर्ल्ड टाइटल है जो भारत ने जीता है। वहीं अगर मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो भारत ने अभी तक 3 बार मिस यूनिवर्स जीता है। कौन कौन सा? सबसे पहले जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में, है ना। तो सबसे पहले कौन थी? है ना, सुष्मिता सेन, है ना, सुष्मिता सेन। जो ये बात हो रही है मिस यूनिवर्स की, ये 1994 में इन्होंने जीता था। फिर 2000 फिर जो है आपका 2000 में मिस यूनिवर्स वो कौन बनी थी? तो 2000 में जो है वो मिस यूनिवर्स बनी थी कौन? वो बनी थी लाड़ा दत्ता। ठीक है, और उसके बाद अभी रिसेंट अभी लाड़ा दत्ता, है ना, लाड़ा दत्ता। फिर उसके बाद कौन बना? फिर 2021 में आप जानते हैं हरनाज संधू, है ना। तो हरनाज संधू भी रिसेंट है, हरनाज संधू। ठीक है, वो जी, ये है आपका मिस यूनिवर्स, है ना। ये हमारा क्या हो गया? मिस यूनिवर्स। तो आप मिस यूनिवर्स को ध्यान, तो ये भारत के जो है ना मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हैं। वैसे अगर मैं बात करूं वर्तमान में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कौन है, तो वर्तमान में अगर मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो वो है कैरोलिना बिलावस्का, है ना। वर्तमान में मिस वर्ल्ड, है ना, वर्तमान, सॉरी, वर्तमान अगर मिस वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, ये 2021 के बाद ये हुआ ही नहीं, आयोजित ही नहीं हुआ। तो अगला तो 2024 में भारत में ही आयोजित होने वाला है। ठीक है, 2024 में अगला मिस वर्ल्ड आयोजित होने वाला है। तो वर्तमान मिस वर्ल्ड जो है वो है कैरोलिना, है ना, कैरोलिना, है ना, पोलैंड की है, ब्लावस्का, है ना, ब्लावस्का। ठीक है, ये पोलैंड की है, पोलैंड की। ठीक है, तो ये कहाँ की है? ये पोलैंड की है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, और कैरोलिना बिलावस्का है या बिलावस्का, इनका नाम थोड़ा देख लीजिएगा, बिलावस्का या बिलावस्का लिखा जाता है। ठीक है, खैर, और अगला जैसा मैंने कहा कि मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया जाएगा। और वर्तमान में अगर मिस यूनिवर्स पूछेगा तो वह है आर बॉनी गैब्रियल। अभी अगर पूछा जाएगा कि मिस यूनिवर्स अगर आपको वर्तमान पूछ ले, ठीक है, वर्तमान कौन है, तो वो है आपका आर बॉनी, है ना, बॉनी गैब्रियल, गैब्रियल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भाई, है ना, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39 कह रहा है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है। देखिए भारत में वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी, 2023 में भी, है ना, एक महारत्न कंपनी बना। कौन बना? ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड को 2023 में महारत्न का टाइटल दिया गया है। तो कुल महारत्न 13 हैं। किस कंपनी को? ये देखिए, ये करंट अफेयर्स का एक्चुअली क्वेश्चन है।
और या कहिए है ना कि ये जो लास्ट महारत्न कंपनी जो उस समय, जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय जो लास्ट था उसके बारे में पूछा गया, और उस समय लास्ट बना था गेल, है ना। गेल जो है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये 2013 में महारत्न बनी थी, है ना। 2013 में ये महारत्न बना था, ठीक है। और उसके बाद फिर 2021 में महारत्न बना, तो इसलिए दिया। वैसे यहां पर सारा ही महारत्न है, बीपीसीएल है, हॉल है ना, एचपीसीएल है, ये सारे ही महारत्न कंपनीज हैं। कुल कितने महारत्न कंपनीज हैं? महारत्न की अगर मैं बात करूं भारत में 13 कंपनी है, 13 कंपनी है। और सबसे नया जो है, सबसे नया अभी आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है। सबसे नया कौन है? तो वो है हमारा OIL, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये ध्यान में रख लेंगे नाम, ये 2023 में बना है, सबसे नया। ये आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन। बाकी 13 का भी नाम आप जरूर जा करके देख लीजिए, जैसे पहला कौन बना और ये सब आपको ध्यान में रखना है। पहला एक्चुअली भेल बना था, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड है वो बना था, ठीक है। जो भेल आप जानते हुए BHEL, ये पहला था महारत्न कंपनी। तो आप लोग महारत्न कंपनी को जरूर याद रख लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? देखिए इसमें तो सबसे ऊपर है उड़ीसा, है ना। अगर आप लोहा उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे आगे कौन है? वो उड़ीसा है। तो ये तो बहुत आसान है, आपको याद रख लेना है। ज्योग्राफी में ये टॉपिक आता है, ज्योग्राफी में हम लोग मिनरल्स वाले टॉपिक में पढ़ते हैं कि कौन सा राज्य कौन से मिनरल्स के उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। चलिए, कह रहा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका सिंपल सा उद्देश्य क्या था कि पूरे जो देश है उसमें उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कि पूरे ही देश में जो है उचित दाम पर, यानी कि सही कॉस्ट पर जो है लोगों को मेडिसिन अवेलेबल हो, इसके लिए कई सारे जो औषधि केंद्र से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लगाए गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े अगले साल, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था आंसर करने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि 2015-16 में भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नारियल के लिए, आपको पता है केरल बहुत फेमस है और सर्वाधिक जो नारियल का उत्पादन है वो केरल, और केरल सबसे आगे है भी नारियल उत्पादन में। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहे हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। अब इससे आसान क्या ही पूछेगा। आपको पता है कि राज्यसभा में कुल 250 होता है ना, और उसमें से 12 सदस्य जो हैं वो आपका नॉमिनेट होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, अलग अलग क्षेत्र से, है ना। अलग अलग क्षेत्र में जो अपने उत्कृष्ट कार्यों के बाद जो है उनका चयन होता है ना। खैर, तो गारो पहाड़ी कहाँ है? अब देखिए गारो, खासी, जैंतिया हिल्स का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये कहाँ है? मेघालय में, है ना। ये लगातार पहाड़ियों की एक सीरीज है, ठीक है। तो ये है आपका गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? तो वो मेघालय में। बहुत आसान इसको आंसर करना। मेघालय में एक जगह बहुत फेमस है, पूछा जाता है मौसिमराम, जहाँ पर दुनिया में सबसे सर्वाधिक जो है बारिश होती है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, है ना। कह रहा है हिंदी उपन्यास कंकाल, है ना, कंकाल की रचना किसने की थी? देखिए कंकाल के राइटर जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। छायावादी कवियों में इनका नाम आता है, 4 छायावादी कवि हैं, ठीक है। उनमें से एक नाम जो है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद का। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, ये 4 जो है छायावादी जो लेखन शैली है बोलिए, है ना, छायावादी जो कवि हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, लेखकों में शुमार है। तो चारों का नाम इंपॉर्टेंट है, चारों को आप ध्यान में रखेंगे। वैसे तो यहाँ सारे ही राइटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें नामवर सिंह बहुत बड़े आलोचक हैं, उनके बारे में भी एक आध बार एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिला है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की किताब तो अक्सर पूछी जाती है, गोदान गबन, गोदान ना जाने कितना बार पूछा गया है, ठीक है। उस पर फिल्म भी बनी है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? ये तो ब्रिटेन की है भाई। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अभी मुद्रा पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड किया है, आप लोग डिटेल वीडियो मैप्स के थ्रू मैंने मुद्रा यानी करेंसीज को पढ़ाया, वहाँ कैपिटल करेंसीज को पढ़ाया। जरूर जाकर के आप देखिए, मस्ट वॉच वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए, ठीक है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो वो तो रियाल है, लेकिन ये दूसरा वाला रियाल है, ईरानियन रियाल, RIAL स्पेलिंग होता है, ठीक है। देखिए सऊदी का रियाल जो है वो RIYAL होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ईरानियन रियाल हो गया। ऑस्ट्रेलिया, यहां पर तो डॉलर चलता है भाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, ठीक है। फ्रांस, इसमें फ्रैंक और यूरो, तो मेनली यूरो चलता है, ठीक है।
आगे बढ़े, अगले सवाल, उसको वीडियो को आप ज़रूर जा करके देखिए, है ना, आपको सारा वहाँ से याद भी हो जाएगा बहुत जल्दी, वहाँ कंट्री कैपिटल सब याद हो जाएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का काम जो है वो राज्यपाल, अनुच्छेद 233 अगर आप देखेंगे ना संविधान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अनुच्छेद 233 जो है वो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पॉलिटी भी हम लोग पढ़ भी रहे हैं, बहुत जल्दी पॉलिटी के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारे वीडियोस अपलोड हो गए हैं, आप लोग उसका प्लेलिस्ट बन गया, जाके जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल का है भाई, कह रहा है कि देवी मैंग्रोव कहाँ है, ठीक है। देवी मैंग्रोव जो उड़ीसा में, एक्चुअली देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग मैंग्रोव तो समझते हैं, लेकिन अब चूंकि मैंग्रोव वाला बहुत सारा क्षेत्र है, तो एक देवी कौड़ा नाम का जगह है उड़ीसा में, ठीक है। क्या नाम है? देवी कौड़ा, है ना, देवी कौड़ा मैंग्रोव उसको कहा जाता है ना। देवी कौड़ा का क्षेत्र जो है वो मैंग्रोव वाला क्षेत्र है। मैंग्रोव वन आपको पता है कि ये समुद्र, जब नदियां समुद्र में मिलती है, जहां वो डेल्टा बनाती है, उस क्षेत्र में ये आती है। मैंग्रोव एक खास प्रकार की वनस्पति होती है, ठीक है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में जो वनस्पति वाला सेक्शन है वहां पर डिटेल में पढ़ते हैं। आगे बढ़े, है ना, मैं ये भी बता देता हूं आपको कहां क्या पढ़ना है, ताकि आप खुद से भी पढ़ सकें। चलिए, कील कैनाल जोड़ता है। देखिए, कैनाल भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कील कैनाल है, ठीक है, कील का स्पेलिंग KIEL होता है, ठीक है। तो कील कैनाल जो है, ये जो नॉर्थ सी होता है ना, उत्तरी सागर, देखिए नॉर्थ सी, आपको पता होगा कि जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, या ब्रिटेन बोल लीजिए, ठीक है, वो जो यूरोपियन पेनिनसुला, यूरोप से जो अलग हुआ है तो वो यूरोप में हम कहते हैं, लेकिन उसका जो अलग हुआ है वो नॉर्थ सी से अलग हुआ है, ठीक है। वही नॉर्थ सी है ना, जो इसको नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर जो है इसको जोड़ता है कौन? ये कील कैनाल है। ये 98 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कील कैनाल जोड़ता है। इसके अलावा कुछ और कैनाल है, सबसे जो प्रसिद्ध है वो तो आपको पता ही है, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, ठीक है। कैनाल को हिंदी में नहर बोलते हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? आपको पता है कि भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर, जिसको आप मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, भूमध्य सागर और जो लाल सागर है, ठीक है, रेड सी है, उसको जोड़ता है। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी ट्रेड रूट यही है, ठीक है, और ये इजिप्ट से होते हुए है, ठीक है। तो स्वेज नहर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर, है ना, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसके अलावा एक और नहर आप याद रख सकते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर ये किसको जोड़ता है? ये भी एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स पीछे भी पूछा गया है, और किसी न किसी एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पनामा नहर जो है वो बहुत देखिए, अच्छा, स्वेज कैनाल में एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, इसकी लंबाई जो है, स्वेज नहर की लंबाई बहुत लंबी है, 193 किलोमीटर है ना। बीच में तो वो ब्लॉक भी, एक जहाज जो है वो, है ना, बेसिकली कर्व्ड हो गया था, ठीक है, वो घूम गया था, जिसके कारण ये कैनाल ब्लॉक भी हो गया था, उसमें बहुत न्यूज में रहा था, ठीक है, स्वेज कैनाल। अब पनामा नहर की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो देखिए, पनामा नहर की अगर बात करें तो ये जोड़ता है किसको? अटलांटिक सागर को, यानी कि अटलांटिक महासागर को, जो प्रशांत से, है ना, यानी अटलांटिक को जोड़ता है, अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशांत से जोड़ता है पनामा नहर, ठीक है। और ये 82 किलोमीटर लंबा, 82 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो पनामा नहर है। एक और नहर आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जिसको चाइना में, और ये सबसे लंबा और सबसे पुराना है, जिसको ग्रैंड कैनाल बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्रैंड कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनाल, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया? बोलते हैं ग्रैंड कैनाल, ठीक है, ग्रैंड कैनाल। इसको एक और नाम दिया गया एक्चुअली में, ठीक है, उसको बोलते हैं बीजिंग हांगजो कैनाल या नहर, ठीक है। ये जो है येलो नदी को यांगजे जो नदी है उससे जोड़ते हैं ना। ये किसको जोड़ता है? जो येलो नदी है, येलो रिवर है, ठीक है, येलो रिवर को जोड़ता है यांगजे, है ना, यांगजे नदी से, ठीक है, रिवर। ये दुनिया का, ये चाइना में, नाम से पता चल रहा है ये कहां पर है, ये चाइना में है, ठीक है। और येलो रिवर को जोड़ता है यांगजे रिवर से। ये सबसे पुराने, ठीक है, जो है कैनाल में सबसे पुराना ही है, बोलिए, एक्चुअली सबसे पुराना कैनाल है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन सा, मैंने देखिए यहां पर तो पूछा गया था कील कैनाल या कील नहर जो है वो पूछा गया था। मैंने आपको पनामा बता दिया, स्वेज बता दिया, ग्रैंड कैनाल बना गया। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे भारत में तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी सबसे लंबा है, तो उसको तो आप याद रखिए ही रखिए भाई, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। एक्चुअली यहां हटाया जा सकता होगा, ऑप्शन देखिएगा आप तो पता चलेगा, ठीक है। यहां है ना हटाया जा सकता होगा, कैन नॉट बी नहीं, कैन बी रिमूव्ड, नोट नहीं लिखिए भाई, ठीक है। देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। आपने सुना होगा अनुच्छेद 61, नहीं सुना है तो बहुत जल्दी सिविक्स का जो है आपका अनुच्छेद पे क्लास आ रहा है ना, उसको देखिएगा। और बाकी वीडियोस तो शुरू हो ही गई, वहां से जरूर देखिए, ठीक है। अनुच्छेद 61 का जो पहला सेक्शन है वो इसी की बात करता है, और वो किसका, कि अगर राष्ट्रपति जो है ना, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, संविधान के उल्लंघन के मामले पर उन पर अभियोग चलाया जा सकता है। तो ये सही होगा कि संवैधानिक मामलों के उल्लंघन के लिए उन पर अभियोग चलाया जाता है, बाकी भ्रष्टाचार, अव्यवहार और कानून के उल्लंघन के उन पर नहीं चलाया जाता महाभियोग, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा, है ना। राष्ट्रपति को अलग से हम लोग डील करेंगे, है ना। डिटेल वीडियो का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, है ना, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है, ये पिंडहॉक है, ठीक है। तो नामीबिया की राजधानी ध्यान में रखेंगे क्या है, पिंडहॉक नहीं, सॉरी विंडहॉक है, ठीक है, यहाँ गलती से पिंडहॉक ले लिया है। विंडहॉक जो है उसकी राजधानी है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल हमारा है क्या है भाई, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने। कब की थी, 1925 में, 1925 में। याद रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, धमाल लोक नृत्य कहाँ का है। भाई ये बहुत फेमस है, जम्मू कश्मीर का धमाल है ना, है वहाँ पर रौफ आपने सुना होगा, रौफ बहुत प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर का है धमाल नृत्य, ठीक है। और इसकी भी मैंने अलग से वीडियोस अपलोड की है, जहाँ पर नृत्य, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इन सब का स्टैटिक जीके वाला आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा मिल जाएगा। इस चैनल में स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाइए, सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। वहाँ जाइए, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है भाई, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वाज अवॉर्डेड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म। 2015-16 में ये दिया गया था उज्जैन को। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन रेलवे स्टेशन है उसको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़े। उज्जैन महाकाल का घर भी है ना, लोग दर्शन के लिए जाते हैं, है ना, आप लोग भी जा सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार के, देखिए समांतर सरकार अगर आपको नहीं पता है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में तो बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। देखिए बेसिकली क्या था, जिस समय ब्रिटिश शासन कर रहा था, खास करके ये फेमस हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय, ठीक है। ब्रिटिश शासन तो था ही, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग क्षेत्रों में जो है वहां के जो लोग हैं, है ना, किसी लीडर के नेतृत्व में जो है बेसिकली वो भी है ना अलग से सरकार चला रहे थे, इसलिए उसको समानता, मतलब वहां ब्रिटेन की तो थी, लेकिन ब्रिटेन के साथ साथ एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो गांव और क्षेत्रों में चलाए जा रहे थे, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस था वो सतारा का था 1943 में, ठीक है। सतारा आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है। और यहां 1943 की बात करें, 1943 में जो है एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो स्टेब्लिश किया गया। किसके द्वारा किया गया, नाना पाटिल नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, उन्होंने किया। और सबसे लंबे समय तक, ये भी पूछा सबसे लंबे समय, यहां भी वही लिखा हुआ सबसे अधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक उन्होंने समानांतर सरकार चलाई थी, है ना। इसके अलावा और भी जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, जैसे बलिया तमलुक बहुत फेमस है, वहां पर भी किया गया था, बलिया और तमलुक, ठीक है, तमलुक में, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो समानांतर सरकार आपको समझ में आ रहा है, यहां सतारा हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक कहां पर चला था, वो सतारा, महाराष्ट्र में आपका सतारा नाम का जगह है, ठीक है, तो वहां से किया गया, ठीक है। हमने 55 क्वेश्चन कर लिया है, और इसके बाद आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। क्लास थोड़ा लंबा है, बट अगेन चूंकि डिटेल डिस्कशन है तो क्लास लंबा रहेगा ही आपका। जो लोग नए हैं वो उनको तो पूरा देखना है, देखिए वो आप नॉर्मल स्पीड में देखिए। जो लोग ऑलरेडी आपने कभी पहले पढ़ा है, आपने चीज़ों को पढ़ रखा है, तो आप इसको 1.25 या अगर आपके लिए संभव हो तो 1.5x पर ज़रूर देखिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आप दूसरी चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। आज के लिए यही इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।